हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण, जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है। आपने दर्पण के पहले वीडियो में पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है, उसमें कैसे इसकी इमेज बनाई जाती है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। तो आइए हम गोलीय दर्पण को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण होता क्या है। यहां से यदि थोड़ा सा हम काटेंगे, ऐसा दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हम कहते हैं गोल हो। मतलब यदि कोई भी दर्पण होगा, जैसे मान लीजिए हम एक दर्पण बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ये हमारा दर्पण बन गया। अब इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोल। अब अच्छा बताइए, इसमें कौन सा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा और कौन सा पृष्ठ पालिश युक्त पृष्ठ कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं जिस तरफ हम पालिश करते हैं तो वह पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, पालिश युक्त पृष्ठ। और जिस तरफ ये क्या होता है, पालिश नहीं किया रहता, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। चाहे आपका वह गोलीय दर्पण पूछा जाए आपसे कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, पहला क्या होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। आपसे पूछा गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है, तो आप बता सकते हैं ऐसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी एक, मान लीजिए आपके सामने एक कांच का खोखला गोला है, ऐसे कुछ कांच का खोखला गोला है, हम इसमें बनाए तो क्या बनेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए कांच का एक गोला है, इसको हम क्या करते हैं, बीच से ऐसे काट दिए। काटने के उपरांत या कितने पार्ट में बट गया, 2 पार्ट में, एक ऐसा एक ऐसा, हम छोटा सा बना दिए। अब ये वाला पार्ट, ये वाला, इसमें 2 तरह से कलई की जा सकती है। एक तो बाहर कलई कर दीजिए, एक अंदर कलई कर दीजिए। हम मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, अंदर कलई कर देते हैं। ऐसे लाल ऑक्साइड का या लेप कर दीजिए, या जिंक चांदी का लेप कर दीजिए। इसमें जब अंदर कलई कर देंगे तो बाहर वाला परावर्तक क्या हो जाएगा, पृष्ठ बन जाएगा। तो आपसे पूछा कि यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तो वह कौन सा दर्पण होता है, तो कोई ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। मतलब परिभाषा आप बता सकते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उभरा हुआ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। सेम कंडीशन यहां पर, यदि इसकी हम क्या करते हैं, बाहर कलई करते हैं, ऐसे बाहर कलई कर दिए, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, अंदर की ओर दबा हुआ हो जाएगा। तो ऐसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो आपने समझा गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण हम कह सकते हैं एक कांच का कोई खोखला गोला हो, उसे काट कर उसके एक सिरे पर कलई करके जो दर्पण प्राप्त किया जाता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। या शॉर्ट में हम कह सकते हैं ऐसा कोई दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक बता देना अवतल दर्पण, एक क्या, उत्तल दर्पण। अब इसके संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु को जानेंगे। तो आइए उन बिंदुओं को जानते हैं क्या क्या। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ध्रुव क्या होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या वक्रता केंद्र, तीसरे में हम कह देते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। चौथा हम कह सकते हैं मुख्य फोकस। ठीक, मुख्य फोकस क्या होता है, तो आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले ध्रुव क्या होता है, तो हम कह सकते हैं तो आपका दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। हम मान लीजिए ऐसे बना दिए एक दर्पण,
कोई भी एक दर्पण ले लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, पॉलिश युक्त पृष्ठ हो जाएगा और ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, जो भी मध्य बिंदु होगा उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा ध्रुव की क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, एक गोले से मिलकर बना होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो परिभाषा में आप लिखना कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र, जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, जिसे हम क्या करते हैं, स्मॉल r से दर्शाते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे कि ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले के केंद्र को जिससे यह गोली दर्पण बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। त्रिज्या क्या होती है, तो गोली दर्पण जिस गोले से बना है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और मुख्य फोकस के बारे में आइए हम समझते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है। सबसे पहले हम एक दर्पण मान लेते हैं, ये हमारा क्या था, गोली दर्पण। इसके हम एक पृष्ठ को हम क्या कर दिए, ऐसे कलाई कर दिए, क्या कर दिए, कलाई कर दिए। ये हमारा क्या है, इसका केंद्र है, ये इसका क्या है, ध्रुव मान लीजिए। यदि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हमें समझना है मुख्य फोकस क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार से जाती है, इस दर्पण से यहां टकराती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु होगा। इस बिंदु का नाम क्या होगा, आपतन बिंदु। अब ये समस्या है कि जब कोई भी किरण इस दर्पण से टकराएगी तो किस तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इसे समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप समझिए। मान लीजिए एक गोला है आपके पास कुछ इस प्रकार से, अब यहां पर गोले का एक केंद्र होगा, मान लीजिए सर्कल है, ये इसका एक केंद्र है। केंद्र पर यदि आपसे परिधि पे पूछा जाए कि परिधि पर आप 90 अंश का कोण बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, केंद्र को उस परिधि से मिला देंगे, जहां पर मिलाते हैं वहां पर 90 अंश का कोण बन जाता है। अर्थात ये आपतन बिंदु है। तो हम नियम पढ़े हैं परावर्तन का नियम कि आपतन बिंदु से क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब हम कैसे खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाना था, हम ऐसे खींच दिए, 90 अंश का कोण बन गया, बन गया ना। ये हमारा अभिलंब, ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण और ये हमारा अभिलंब, इनके बीच बना कोण आई, आपतन कोण। अब इसके बाद जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। अर्थात कुछ इस प्रकार से हमारी किरण जाएगी, तो यहां पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात अब परिभाषा समझिए, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, समझ में आया। या लिखें हम लैंग्वेज में तो क्या लिख सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के
समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, क्या? प्रकाश किरण। परावर्तन क्या हुआ यहां? परावर्तन, तो हम कह सकते हैं परावर्तन के पश्चात। अब बताइए, इतना तो लिख दिए पश्चात, अब कहां जाती है? मुख्य अक्ष ये हमारा जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जिसे हम किससे दर्शाते हैं? तो हम कह सकते हैं जिसे हम एफ से दर्शाते हैं। ये तो हुआ हमारा इसके बारे में, गोली दर्पण के बारे में कुछ बिंदु। अब हमें यदि गोली दर्पण में किसी का इमेज बनाना है, जैसे समतल दर्पण में किसी वस्तु का इमेज बनाते थे, तो समतल दर्पण के सामने क्या करते थे? एक समतल दर्पण लेते थे, यहां रखते थे, इसके सामने एक वस्तु रखते थे, वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन जाता था। इसी प्रकार यदि हमें किसी अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो यदि उस प्रतिबिंब को हमें बनाना है तो हमें 3 नियमों को जानना होगा। तो आइए समझते हैं वो कौन से 3 नियम हैं जिनकी सहायता से हम अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बना सकें। वास्तव में वह कोई नियम नहीं है, एक लॉजिक है। यदि हम थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी से उस नियम को भी समझ लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि कैसे यह नियम बना है, कैसे यह बनता है। सपोज कीजिए कि हमारे सामने एक क्या है? दर्पण है। इस दर्पण का यदि आपसे कोई नाम पूछे तो क्या बताएंगे? तो यह दर्पण आपका क्या है? अवतल दर्पण है। इसके सम्मुख हम एक क्या करते हैं? मुख्य अक्ष से खींचते हैं। यहां पर आप जानते हैं फोकस होता है, यहां पर वक्रता केंद्र होता है, यहां पर क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। मान लीजिए यहां पर हम एक किरण को कुछ इस प्रकार से भेज रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण क्या हो रही है? दर्पण से टकरा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहां जाएगी? तो आप जानते हैं सबसे पहले हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि यदि आपके पास कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई आपकी किरण आ रही है कुछ इस प्रकार से, तो पहले इस आपतन बिंदु से आप अभिलंब खींचिए। अभिलंब जितना आपतित किरण से कोण बनाती है उतने अंश का यह कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? निर्गत हो जाएगी। अर्थात एक किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है, इस पर कैसे हम अभिलंब खींचेंगे? तो आपको बताया गया इसे हम वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब। ये इसका अभिलंब है, ये इसके साथ मान लीजिए इतने अंश का कोण बनाती है, तो कितने अंश का कोण बनाती हुई वापस जाएगी? कुछ इस प्रकार से ऐसा जाएगी। मतलब नियम पहला क्या निकला हमारे पास? प्रथम नियम क्या होगा? तो हम कह सकते हैं क्या? मुख्य अक्ष ये हमारा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम क्या है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही हमारा प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, इसे भी ऐसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे दर्पण है, ये हमारा फिर वही, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। यदि कोई भी प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है जो मुख्य फोकस से ऐसे जा रही है, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण ऐसे है जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन
के पश्चात वह किस दिशा में जाएगी, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इस बिंदु से हम क्या खींचेंगे, नॉर्मल अभिलंब। ये हमारा आपतन बिंदु है। आप जानते हैं आपतन बिंदु को हम किससे मिलाएंगे, वक्रता केंद्र से मिलाएंगे, तो वही हमारा नॉर्मल हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो मिला दीजिए, क्या दिक्कत है, मिला दिए ऐसे कुछ इस प्रकार से। ये जितना कोण होगा उतने अंश का कोण बनाते हुए वह क्या हो जाएगी, निर्गत। मतलब यह किरण कुछ इस प्रकार से निकलेगी, ये आपका आई है तो ये आर होगा, मतलब जितना कोण ये होगा उतना कोण ये। मतलब हम यहां से नियम क्या निकला, उसे लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे, तो समझते हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम। समझ में आया कि पहला नियम क्या होता है, द्वितीय नियम। वास्तव में एक प्रकार का लॉजिक है, कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम क्या करते हैं, समझ लें ताकि हमें इमेज बनाने में आसानी हो। तो अब तृतीय नियम को हम समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक दर्पण है, फिर से वही, आपके पास एक मुख्य फोकस है, एक और ये वक्रता केंद्र। अब आप क्या करेंगे, कोई भी ऐसी प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार हम डाल दिए, मान लीजिए, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो आप बताइए, ये आपका आपतन बिंदु होगा, बिल्कुल ये आपतन बिंदु होगा। तो आपतन बिंदु से आप अभिलंब खींचेंगे, बिल्कुल। तो अभिलंब खींचेंगे तो किससे मिलाएंगे, वक्रता केंद्र से, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यही हमारी आपतित किरण और यही हमारा नॉर्मल अभिलंब। तो ये आपतित किरण उस नॉर्मल के साथ अर्थात अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, हम कह देंगे 0। जब 0 अंश का कोण बनाते हुए वह वापस आती है, मतलब दर्पण से टकराती है, तो 0 अंश का कोण बनाते हुए कहां जाएगी, वापस लौट जाएगी। मतलब यह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो नियम हमारा तीसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार ये तीनों नियम थे। अर्थात यदि अब हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम यदि इमेज बनाना सीखेंगे तो बहुत आसानी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।